हेलो एस्पिरेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। तो आज अपना चैप्टर 4 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 4 है क्या अपना? फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये हम लोग इसमें डील करेंगे फूड सिक्योरिटी के बारे में इंडिया में। ठीक है, पहली बात, फूड सिक्योरिटी होती क्या है? फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल्स एट ऑल टाइम्स। ठीक है, फूड सिक्योरिटी मतलब तो सबको पता होगा। तो मतलब यानी कि फूड की सिक्योरिटी यानी कि अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, तीनों चीज़ों का परफेक्ट वो हो, क्या बोलते हैं, मिक्सचर। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन दी पीडीएस सिस्टम। ठीक है, मतलब पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो इसको अभी ऐसे ही पॉइंट बना के लिखना है। इसको आपको इसके बारे में और अच्छा मतलब आगे पता चलेगा जैसे जैसे हम लोग चीज़ें कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो बट द फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स। ठीक है, पर फूड सिक्योरिटी क्या है कि 2 वक्त की रोटी से ज़्यादा मतलब और भी बढ़ के है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, यानी कि 2 वक्त की रोटी का मतलब ये एक स्लैंग नहीं, मतलब ये कहावत है कि 2 वक्त की रोटी यानी कि 2 वक्त का खाना। ठीक है, उससे बढ़ के फूड सिक्योरिटी हैज़ फॉलोइंग डायमेंशन। ठीक है, फूड सिक्योरिटी को हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं? अवेलेबिलिटी, ठीक है, मींस फूड प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, फूड इंपोर्ट्स एंड अदर प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन द गवर्नमेंट ग्रेनरीज, यानी कि अवेलेबिलिटी हो। ठीक है, अगर कंट्री के अंदर ना मतलब प्रोडक्शन हो रहा हो तो बाहर से इंपोर्ट करा लेना, किसी और कंट्री से खरीद लेना। ठीक है, ये होता है आपका क्या? अवेलेबिलिटी। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी मतलब कि सबके पास, जो हर एक सिटीजन इंडिया उसके पास एक्सेसिबिलिटी रहे, कि मतलब वो जाके कहीं से खरीद सकता है। ऐसा ना हो कि रह रहे हैं आप कश्मीर में, लेने जाना पड़ रहा है आपको उत्तर प्रदेश में, है ना भाई, डिस्टेंस ज़्यादा हो गई। पर एक्सेसिबिलिटी आसान हो कि घर से आप कुछ कदम चलें, आपको खाने की सारी चीज़ें मिल जाए। या फिर बेसिक जो चीज़ें हैं, रोटी हो गए, चावल गेहूँ, मतलब गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये सब आपको मिल जाए। अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो अफोर्डेबल हो, अच्छा। ठीक है, यानी कि आप खरीद तो पाओ कम से कम। अभी पता चले, अभी जो आटा आपको 35-40 रुपए का, मेरे इस समय कानपुर में तो 35-40 रुपए का चल रहा है। मान लो कि ऐसा ना हो कि 100-150 रुपये आटा हो जाए। ठीक है, पता चले हर दिन आप 100 रुपये का, 150 रुपये का आटा ही हो जाए, तो आपको भी हम रोटी खाना बंद कर देंगे, चावल चावल खाएंगे। तो यानी कि अफोर्डेबिलिटी भी अच्छी हो। ठीक है, अब आते हैं नीचे और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। वैसे इस चैप्टर में पता है एसएससी से रिलेटेड ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, मतलब कि एसएससी इस के जितने भी अभी तक पेपर एग्जाम्स आए हैं, तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, जो आप इतना पढ़ो। ठीक है, अब कुछ लोग लेक्चर बंद करने वाले हैं बहुत जल्दी हैं, ऐसा नहीं है, लेक्चर मत बंद करना, पर बैकअप होना चाहिए, हमने क्या कहा। ठीक है, बैकअप ज़रूरी है। कोविड-19 पेंडेमिक हैड एन एडवर्स इम्पैक्ट अपॉन द फूड सिक्योरिटी। ठीक है, जैसा आपको पता ही है, कोविड का सबसे बड़ा असर पड़ा था अपना फूड सिक्योरिटी पे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं द SC/STs एंड सम सेक्शंस ऑफ OBC हु हैव ईदर पुअर लैंड बेस और वेरी लो लैंड प्रोडक्टिविटी आर प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब तो पता था, फूड इनसिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया कि आपके पास एक्सेसिबिलिटी, मतलब एक्सेस ना हो फूड का, अवेलेबिलिटी भी ना हो, ना ही आप अफोर्ड कर पाओ। ठीक है, तो ऐसे ज़्यादातर किन लोग के बीचों में होता है? बच्चा 1 मिनट मुझे देना बस काउंटिंग के। ठीक है, है ना, सॉरी थोड़ा सा एक इशू कॉल आ गई थी इसी वजह से। ठीक है, SC/STs मतलब यानी कि SC/STs और OBCs वगैरह ये सब जो हैं, ये सबसे ज़्यादा आपके फूड मतलब कुछ लोग हैं इन कास्ट के बीच में जो सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटीज़ फेस करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, हंगर इज़ अनदर एक्सपेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। ठीक है, ये क्या हो गया उसको, चल तो रहा है। ठीक है, ये एक यहाँ से यहाँ तक का और ये यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट है। ठीक है, हंगर जो है यानी कि भूख, हंगरी का क्या मतलब होता है? भूख। तो हंगर का मतलब कि खाना ना मिल पाना। ठीक है,
हो सकता है अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, यानी कि जो हम लोग ने 3 ऊपर फैक्टर पढ़े थे, तीनों में से जैसे अवेलेबिलिटी हो गया, एक्सेसिबिलिटी हो गया, फिर उसके बाद अफोर्डेबिलिटी, इन तीनों में से किसी एक फैक्टर की वजह से आप लोग को खाना ना मिल पाए, ठीक है, तो हंगर, वो हंगरा हो जाएगा, ठीक है। तो हंगर इज अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी, यानी कि वो एक अलग नज़रिया है किसका, फूड इनसिक्योरिटी का, यानी कि उसी को हंगर है अगर किसी के पास तो वो उसी फूड इनसिक्योरिटी को इंडिकेट करता है। हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी, ठीक है। हंगर यानी कि एक्सप्रेशन नहीं है सिर्फ पॉवर्टी का, इट ब्रिंग्स पॉवर्टी। क्रोनिक हंगर की बात करें, क्रोनिक हंगर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट परसिस्टेंटली इनएडिक्वेट इन टर्म ऑफ क्वांटिटी एंड और क्वालिटी, ठीक है। यानी कि जो आपके पास क्रोनिक हंगर का मतलब क्या हुआ, जो मतलब आपके पास क्वालिटी ना हो खाने की, है ना, ऐसा ना, मतलब कि आपके पास ये समझ लो जैसे हो गया कि बासी खाना जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्वालिटी ना होना, यानी कि काफ़ी दिन का रखा हुआ खाना आपको किसी तरह लेना पड़े, तो वो आता है किसमें, क्रोनिक हंगर्स में। तो आपकी मतलब डाइट हो रहा हो सकता हो कि आपको खाना मिल रहा हो लेकिन क्वालिटी ना हो उसमें, ठीक है, जो न्यूट्रिशन आपको चाहिए वो मिल ना पा रहे हो, ठीक है। सीजनल हंगर की बात करें, सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग, ठीक है। सीजनल हंगर मतलब जैसे मान लेते हैं आप गांव में रहते हैं तो आपने एक मंथ की खेती थी, तो एक मंथ की खेती से आपका 2 या 3 महीना आपका राशन चला, फिर उसके बाद बचे हुए महीने वो किस में आ जाते हैं, सीजनल हंगर में, यानी कि सीजनल। तो हंगर के क्या कितने टाइप है हम लोग ने समझे, हंगर के 2 टाइप है, एक होता है क्रोनिक, एक था सीजनल, ठीक है। इसको आप लिख लेना, इसके बारे में डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है पर आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें देखो इस चैप्टर में पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट सॉरी, ये जो डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो कुछ फैक्ट्स अभी आप देखोगे ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये भी इसको एज इट इज लिख लेना। इंडिया एडॉप्टेड अ न्यू स्ट्रेटजी इन एग्रीकल्चर विच रिजल्टेड इन ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, यानी कि इंडिया ने भी जब वही चीज़ है ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया। वीट रेवोल्यूशन कब आपका स्टार्ट हुआ, ठीक है, 1968 में, ये पार्ट था ग्रीन रेवोल्यूशन का ही था, ठीक है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि वीट रेवोल्यूशन क्या है। उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश विच वॉज 58 एंड ये सॉरी द हाईएस्ट रेट, यहाँ पे ऊपर से मार्क करना, ठीक है, मैं एक मिनट को मैं मार्क ही कर दूँ यार, कंफ्यूजन हो, ब्लू से मार्क हो रहा है देखो, ठीक है। देखो हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ वाज अचीव्ड इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, वीट रेवोल्यूशन के अंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक की जो हाईएस्ट रेट है वीट प्रोडक्शन की वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे अचीव हुई है, आपकी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, बस इतना याद रखना कि हाईएस्ट अभी तक की कहाँ अचीव हुई है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। कितना हुआ है, कहाँ कितना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 58 एंड ये 33 लिख लेना, क्योंकि लिख लो कि याद हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो रटने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग में फीड करने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। डेट याद रख लेना, ठीक है, डेट याद कर लेना 2020-21, इसके आगे डेट डाल लेना कि 2020-21 के दौरान, ठीक है। उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड ए सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन इन फील्ड ऑफ वीट विच वॉज 36 एंड 18 मिलियन टन्स इन 2021 रिस्पेक्टिवली, इसको भी एज इट इज उतार लेना। वेस्ट बंगाल एंड यूपी ऑन दी अदर हैंड रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन ऑफ राइस, राइस में भी अपना पहले नंबर पर रहा है उत्तर प्रदेश, ठीक है। राइस और राइस में कौन कौन रहा है, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ठीक है, कौन से उसमें 2020 और 21 के ईयर में, ठीक है। तो कितना हुआ है, 17-16 मिलियन टन, इसको याद रखनी, हमने फिर से बताया इसको याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, पर कौन सा रहा है ये याद रख लेना, ठीक है। एक तरह से ये आपका करंट अफेयर में या फिर स्टैटिक जीके में भी काम कर सकता है, ठीक है। व्हाट इज़ बफर स्टॉक, अब आता है बफर स्टॉक क्या होता है। बफर स्टॉक का ये समझ लो कि एक तरह का स्टॉक, यानी कि पहले से ही खाने की चीज़ों को जमा कर लेना, और ये कौन करता है, ये एफसीआई करती है, यानी कि एफसीआई का फुल फॉर्म क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं। बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली भी बोल लो या मेनली वीट एंड राइस प्रोक्योर्ड बाय, मतलब कि जमा किया जाता है गवर्नमेंट थ्रू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, द एफसीआई। अब ठीक है, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया समझ में आ गया, बफर स्टॉक समझ में आ गया, ठीक है। एफसीआई कुछ है नहीं, मतलब वो एक एसोसिएशन है, ठीक है, वो ये सब काम करती है। द एफसीआई परचेसेस वीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स इन स्टेट वेयर देयर इज अ सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि एफसीआई क्या करती है, जहाँ पे सरप्लस हम लोग ने समझा था पहले चैप्टर में, पहले में या सेकंड में समझा था सरप्लस का मतलब, ठीक है। तो एफसीआई क्या करता है, जहाँ पे सरप्लस होगा वहाँ से वो चीज़ें वीट और राइस को बाय कर लेता है। बस 1 सेकंड 10 सेकंड देना बच्चा।
10 सेकंड से ज़्यादा तो नहीं हुए ना। द फार्मर्स आर पेड प्री अनाउंस्ड प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स। ठीक है, एफसीआई क्या करती है, इन लोग के लिए पहले से ही, एक सेकेंड, पहले से ही प्राइस अनाउंस कर देती है, और उस प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, मतलब कि एक साल पहले, जैसे मान लो वीट की प्रोडक्शन होनी है अगले साल, जैसे आज हम लोग का 2024 का एंड है, ठीक है, आज की तारीख में वो अगले साल का प्राइस अनाउंस कर देगी कि मुझे 1,000 रुपये में, यानी कि 1,000 रुपये में आपका 100 किलो मैं गेहूँ खरीदूंगा, यानी कि 10 रुपये किलो आपका गेहूँ खरीदूंगा। होता नहीं, इतना नहीं होता, ज़्यादा ही होता है इनकेस। ऐसे मान लेते हैं अभी एमएसपी हमें लग रहा वीट की आई थिंक 22 या 23 रुपीज़ थी, हाँ 22-23 थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब यहाँ पे देखो ये लिख लेना इसको भी, एमएसपी इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द सोइंग सीजन टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू फार्मर्स फॉर रेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप्स। ठीक है, दिस इज डन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन द डेफिसिट एरिया एंड अमोंग द पुअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी एट अ लोअर प्राइस देन द मार्केट प्राइस, ऑल्सो नोन एज इशू प्राइस। अब देखो एफसीआई क्या करती है, जो आपके पुअर, ठीक है, पुअर मतलब यानी कि जो पुअर सेक्शन होता है, या फिर पुअर मतलब जो हम लोग ने समझा था, 2 लाइन होती है ना, एक पॉवर्टी की लाइन, एक दूसरी वाली लाइन। ठीक है, तो जो पुअरर लोग होते हैं उनको जिस मान लेते हो एफसीआई ने 22 रुपये में खरीदा, या फिर 22 या 23 रुपये में खरीदा किसानों से। ठीक है, फिर क्या किया, उसको और उल्टा कम करके बेचा, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की एसोसिएशन है, तो भाई वो इतना प्रॉफिट पे काम नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने कम करके बेचा, उन्होंने बेच दिया मान लो 10 या 15 रुपये। ठीक है, 10 या 15 रुपये पर केजी। एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये फिक्स डेटा नहीं है कितने में ही बेचा जाता है। ठीक है, अब जिस प्राइस पे वो बेचा गया उसे क्या बोलते हैं, इशू प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, एक लाइन में बता रहा हूँ, मतलब एक वर्ड में बताऊंगा आप समझ जाओगे। राशन की दुकानें, समझ रहे हो, राशन कार्ड किसी लोग को, बहुत लोग का बना होगा फैमिली का, तो अब आप समझ गए होंगे पीडीएस सिस्टम होता है क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स अमॉन्ग द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, जहां पे हम लोग अभी देखो, हम लोग ने इसी चैप्टर में ऊपर देखा था ना पीडीएस, हमने कहा था आगे बताएंगे, है ना। तो ये होता है अपना पीडीएस सिस्टम। अब ये देखो यहाँ पे लिखा है, दूसरा लिखो, राशन शॉप्स ऑल्सो नोन एज फेयर प्राइस शॉप्स। देखो ये दूसरा ही नाम है राशन शॉप्स का, ये लिख लेना यहाँ पे, स्टार पॉइंट बना के अलग से कहीं पे ऊपर कहीं लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। एज पर रिपोर्टेड बाय एनएसएसओ in the mid 1970s 3 important food intervention programs were introduced। पीडीएस सिस्टम, ठीक है, पीडीएस सिस्टम वही राशन शॉप वाले जो सिस्टम होता है, पीडीएस सिस्टम फॉर फूड ग्रेन्स। ठीक है, फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये कब हुआ था, 1975 में इंट्रोड्यूस किया गया ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। ठीक है, एंड देन उसके बाद फूड फॉर वर्क FFW इंट्रोड्यूस कब किया गया, 1977 और 1978 के बीच में। ठीक है, ये तीनों बस आप यहाँ पे इसको एज इट इज लिख लेना, ज़्यादा मत लिखना, मतलब ऐसे लिख लेना। ठीक है, एज पर रिपोर्टेड, यहाँ से ऐसे इसको लिखना, फिर उसके बाद ये 3, 1 2 3, ठीक है, 3 पॉइंट बना के इसको ऐसे लिख लेना। ठीक है, मैं आपको नोट्स के बनाने के भी तरीके इसलिए बता रहा हूँ ना, ये सब आप ही के लिए ईजी होगा, मतलब आप ही के समझने के लिए ईजी होगा, तभी मैं एकदम ये सब बताते हुए चलता हूँ। क्योंकि भाई सही बताएं तो मैंने बहुत ज़्यादा बच्चे देखे हैं कि मतलब पहली बात तो कुछ लोग नोट्स नहीं बनाते हैं, अलग ही कॉन्फिडेंस में रहते हैं। भाई बेटा, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं जब पढ़ता था तो मैं खुद नहीं नोट बनाता था, सच बता रहा हूँ, नोट नहीं बनाता, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब समझ लो कि हमें समझ में नहीं आता रिवीजन कहाँ से करें, है ना। अब जैसे होता है ना कि आप एक टीचर को आप पकड़े हुए तो आप उसी से पढ़ो। ठीक है, अभी आप एनसीईआरटी मुझसे पढ़ रहे हो ना, एकदम सेलेक्टेड पढ़ा रहे हैं कि मतलब इसके ऊपर तो नहीं आएगा एसएससी में। ठीक है, ये अगर ये लाइन मार्क है ना तो इससे नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है, और अगर हमें लग रहा है कि आएगा तो मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरे के पास जाओगे, क्या पता वो पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रहा हो, ठीक है, मतलब बोर्ड्स के हिसाब से, तो तरीके होते हैं सबके अपने अपने पढ़ाने के। तो मेरे तरीका यही कहता है बेटा, नोट्स बनाते हुए चलो। जब हमने नोट्स नहीं बनाया, बहुत दिक्कत हुई थी, फाइनली फिर आखिरी में जाके हमें नोट्स बनाने ही पड़े थे। ठीक है, नोट्स बना लोगे तो आप ही के लिए फ़ायदा होगा। और एकदम एक चीज़ और मैं बता दूँ, गुचड़ पुचड़ बिल्कुल ना पढ़ना। गुचड़ पुचड़ का मतलब क्या, एकदम ऐसा कंजेस्टेड मत लिखना, थोड़ा अच्छे से स्पेस बना के एकदम लाइन लीव करके अच्छे से लिखना। क्यों लिखना मैं बता रहा हूँ, जैसे कभी आप रिवीजन करना, ठीक है, या फिर मान लो मैं आगे कोई बैच लाऊंगा जो इसी से रिलेटेबल होगा। मैंने अभी क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, सेकंड वाले लेक्चर में, कि अगर अपडेट होगी तो मैं आपको फिर से पढ़ा दूंगा।
मैंने कहा था कि अपडेट होती है तो फिर से पढ़ा दूंगा। अब अपडेट होगी भाई, ये लाइन तो पूरी पूरी तरह से बदल नहीं जाएगी ना। जो अपडेट होगा कंटेंट मैं पढ़ाऊंगा तो इसको भी फिर से, लेकिन जो अपडेट होगा वो आप अब फिर से आप नोट्स बनाओ, उतनी मेहनत करो। इससे अच्छा जो थोड़ी बहुत जगह बची हो तो वहाँ छोटा सा लाइन बना के लिख दिया करना। तो ये नोट्स बेकाने अच्छे से एक वाइट कलर की कॉपी लेना, रफ वाली मत लेना, अच्छी मतलब वाइट कलर की, अब ब्लैंक पेज ले लेना, प्यारे से सुंदर से नोट्स बनाना, ठीक है। और जो लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो हम लोग के टेलीग्राम पे एक बार शेयर, टेलीग्राम पे नहीं सॉरी व्हाट्सएप पे हम लोग के किसी पे भी शेयर करना, तो वी कैन सी कि आप लोग कैसे काम कर रहे हो। तो हम लोग को भी फीडबैक मिलता रहता है कि हाँ बच्चा ऐसे कर रहा है, हम लोग को भी समझ में आता है। अब क्योंकि भाई ऑफलाइन ऑनलाइन में काफ़ी फ़र्क है, अब ऑनलाइन में हम लोग नए उतरे हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं ऑनलाइन में समझने में, ठीक है। तो हम लोग को फीडबैक मिलता रहेगा आप लोग का कि आप कैसे काम कर रहे हो, ठीक है। फर्दर इन 2000 2 स्पेशल स्कीम्स वर लॉन्च्ड विज कुछ नहीं मतलब अंत्योदय अन्ना योजना, ठीक है, AAY, और अन्नपूर्णा स्कीम, ठीक है, अन्नपूर्णा स्कीम विद स्पेशल टारगेटेड ग्रुप्स, ठीक है। अब ऑफ पोरेस्ट ऑफ द पुअर एंड इंडिजेंट सीनियर सिटीजन, ठीक है, इन दोनों के लिए रिलीज हुई थी। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कहा था, अंत्योदय अन्ना योजना, देखो बात ये थी, हम पढ़े बैठे थे। और ये क्या हो रहा है भाई, जादू होता है क्या इसमें? क्या होने लगता है भाई, है ना। देखो अब हुआ ये था लास्ट लेक्चर में कि अंत्योदय अन्ना योजना सारा मैंने प्रिपरेशन पहले कर ली थी कैसे पढ़ाना है, वो ऑफलाइन बैच में, है ना, और ऑनलाइन में वैसे तो कन्फ्यूजन हो गई थी अंत्योदय अन्ना योजना की उसी में। तो अब देखो यहाँ पे आ रहा है, अंत्योदय अन्ना योजना वॉज लॉन्च इन दिसंबर 2000, ठीक है। इंपॉर्टेंट है स्कीम, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर दिस स्कीम 1 करोड़ ऑफ द पुअरेस्ट अमॉन्ग द BPL फैमिलीज, BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज कवर्ड अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर आइडेंटिफाइड। पहले तो सब में आइडेंटिफिकेशन हुआ कि पुअरेस्ट जो मतलब पॉवर्टी लाइन के भी अंदर एकदम बहुत ज़्यादा जो लोग गरीब होते हैं, ठीक है, जिनके पास मतलब एक वक्त की रोटी भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। 25 किलोग्राम उन लोग के लिए क्या हुआ के दौरान कि उन लोग के लिए असाइन किया कि 25 किलोग्राम फूड ग्रेन्स जो है वो असाइन कर दिए गए, ठीक है, फॉर ईच एलिजिबल फैमिली मेंबर, ठीक है। और मतलब कि 25 किलो तक का आपका राशन मिलेगा और बहुत ज़्यादा चीप है, बिल्कुल ना के बराबर रेट पे, जैसे 2 रुपीज़ पर केजी, 2 रुपीज़ पर केजी में क्या गेहूँ, 3 रुपीज़ पर केजी में राइस, ठीक है, यानी कि 20, 25, 30 रुपए में आपका पूरा राशन तैयार। दिस क्वालिटी हैज़ बीन इनहेंस फ्रॉम क्वांटिटी ये इनहेंस कर दी गई 25 से 35 केजी में, कब, आपका अप्रैल 2002 में, ठीक है। डेट्स याद रखना और ये रेट भी याद रख लेना कि क्या थे क्या नहीं थे, ठीक है। अंत्योदय अन्ना योजना क्या था, किन लोग के लिए था, ठीक है। जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर यानी कि पॉवर्टी लाइन के अंदर भी आए, ठीक है। विद द इंक्रीज 2 करोड़ फैमिली हैव बीन कवर्ड इन दी अंत्योदय अन्ना योजना। सबसे पहले कितनी करी गई थी, 1 करोड़, देन उसके बाद उसमें आइडेंटिफाई करके बढ़ा दी गई कितनी, 2 करोड़ कर दी गई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बड़ा यार तेज चल रहा है स्क्रोलर यार, ये भी ख़त्म हो गया, बड़ी जल्दी जल्दी नहीं लेक्चर ख़त्म हो रहे हैं, या हम तेज़ पढ़ा रहे हैं। अच्छा हम ही तो नहीं तेज़ पढ़ा रहे हैं बेटा, हो सके तो कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना कि हम तेज़ तो नहीं पढ़ा रहे हैं या फिर आप लोग को समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। ठीक है, तो फिर अपना लेक्चर 4 भी यहाँ पे ख़त्म होता है। चैप्टर 9 अपना 9th क्लास की इकोनॉमी आज से ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास 10th की हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल आज के लेक्चर के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम लोग के टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन होए और हम लोग के ऐसे यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, हम लोग के यूट्यूब पे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ठीक है। और किसी तरह का आपके इशू हो या फिर आपको नोट्स चाहिए तो हम लोग के टेलीग्राम पे सब अवेलेबल है। किसी तरह के पर्सनल डाउट हो या कुछ हो तो वो भी हम लोग को ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।